नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादिरपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस प्रश्न के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। अनुसंधान की तमाम प्रकार के जो उसके परिभाषित शब्दावलियां हैं, जो बहुत ही आवश्यक एक अनुसंधानकर्ता के लिए मालूम पड़ते हैं, ऐसे शब्दों की व्याख्या को हमने देखा, जिसके अंतर्गत अनुसंधान किसे कहते हैं, परिकल्पना क्या होती है, जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आश्रित चर की क्या भूमिका होती है, स्वतंत्र चर की क्या भूमिका होती है, जो रेलिवेंट अर्थात प्रासंगिक सापेक्षिक चर हैं उनकी क्या भूमिका होती है। इस समस्त चीजों को हमने देखा, क्योंकि अनुसंधान एक ऐसा विषय होता है कि जिसमें कम से कम दो चर तो जरूरी हैं। बिना दोनों चरों के कॉम्बिनेशन के हम उसके कोरिलेशन को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कहा जाए कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, तो जय तो हो रही, लेकिन किससे? एक सत्य है और एक जय है। ये सत्य और जय दोनों क्या है? चर बोले जाते हैं। तो जब तक दो चीजें नहीं होंगी, जैसे भूखा आदमी भोजन के लिए प्रयासरत रहता है, तत्पर है, एक तो भूखा है, दूसरा भोजन है, ये दोनों चर हैं। तो इन चरों के आधार पर ही हम समस्याओं को समाधान करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयासों को करते रहते हैं, उसी के आधार परिकल्पनाओं को बनाते हैं और उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। उसी संदर्भ में हमने देखा कि किस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च की भूमिका क्या होती है, उसको कैसे चयनित किया जाता है, उसके उद्देश्यों को बना करके उसके अनुकूल हम परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम उसकी समस्या को समाधान के लिए, विद्यालय समस्याओं को समाधान के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उसके निष्कर्ष क्या होते हैं, उसका प्रतिवेदन क्या होता है, उसके आधार पर हम नियमों या सिद्धांतों में किस प्रकार का परिमार्जन या परिष्करण करना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि वास्तव में जो अनुसंधान है, इसको तो करने की तमाम प्रकार की विधियां होंगी, उन विधियों के भी कुछ प्रकार होते हैं, यानी जो विधियां बनाई गई हैं उसके भी कई प्रकार होते हैं। तो उसी को हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि जो विधियां वास्तव में होती कितनी है, जबकि इसके पहले आपको वीडियो में दिखाया गया है कि अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान की विधियां, लेकिन यहां पर जो आपको बताया जाएगा कि वास्तव में जो अनुसंधान की विधियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर विद्वानों का नाम लेकर के पूछ दिया जाता है कि मौलिक के अनुसार शिक्षण अनुसंधान की जो विधियां हैं कितने प्रकार की होती हैं, या करलिंगर ने किस प्रकार से अनुसंधान की विधियों को परिभाषित किया है, उन्होंने कौन कौन से प्रकार को बताया है, या क्रानबैक का हम ले लें, एडवर्ड का, उनके अनुसार अनुसंधान की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है वह उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करती है कि वह किस विधि से अपने उस शोध कार्य को पूरा करे। शोध कार्य तभी वो करेगा जिस प्रकार की समस्या उसकी होगी, तो उसी हिसाब से वो अपना मेथड तैयार करता है, अपनी विधियों को चयन करता है, और उन विधियों में से जो विधि उस समस्या के अनुकूल प्रदर्शित होती है, मालूम पड़ती है, दिखाई पड़ती है, को अनुकूल चलेगी, उसी विधि से वह समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ता है। तो आइए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपनी राय जरूर हमें दिया करिए, क्योंकि हम आपके लिए इन तमाम प्रकार की विषय वस्तुओं को जो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए उपयोगी हैं, उन्हें लाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो भी कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके लिए अनक्लियर है उसको क्लियर कर दिया जाए। अनुसंधान वास्तव में जीवन के एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा विषय वस्तु है कि जहां पर प्रत्येक समय प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ सोचता रहता है, करता रहता है, वह उसका सर्च रिसर्च चलता रहता है। लेकिन जैसे वह एक शिक्षा के संबंध में आ जाता है, शैक्षिक क्षेत्र में आ जाता है, उसका एक वैज्ञानिक उपक्रम हो जाता है, और वहां पर वह एक वैज्ञानिक उपक्रम होने के कारण अनुसंधान एक वैज्ञानिक श्रेणी में आ जाता है।
जिसके आधार पर जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वह एक तरह से वैध की तरह होता है, उसका जो रिजल्ट होता है लोगों के लिए सर्वमान्य होता है, उसके आधार पर समस्याओं का समाधान करने के लिए हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक जो वैज्ञानिकता होती है, जो उसकी वस्तुनिष्ठता होती है, जो उसकी स्पष्टता होती है, जो उसकी शुद्धता होती है, इस पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं और उसी के आधार पर चाहे वो प्रयोगशाला का प्रयोग हो, चाहे अध्ययन क्षेत्र की विधि हो, चाहे अध्ययन प्रयोग की विधि हो, यानी क्षेत्र का अध्ययन हो, क्षेत्र का प्रयोग करना हो, प्रयोगशाला का प्रयोग करना हो, सर्वेक्षण करना हो, किसी चीज की तुलनात्मक करना हो या ऐतिहासिक रूप से उसका वर्णन करना हो, उसका विवरण लेना हो, इन तमाम प्रकार की जो विधियां हैं उन विधियों को हम अब जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अनुसंधान विधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, यानी अनुसंधान विधियों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप देखेंगे अनुसंधान विधियों के प्रकार सबसे पहले जॉर्ज मुले के अनुसार, यानी जॉर्ज मुले एक अच्छे वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने अनुसंधान के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि विधियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। इन्होंने बताया मूल रूप से जो विधियां होती हैं तीन ही हैं, एक सर्वेक्षण विधि है, दूसरी ऐतिहासिक विधि है और तीसरी प्रयोगात्मक विधि है। अर्थात आपका सर्वे मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है और इसको हम प्रयोगात्मक को एक्सपेरिमेंटल या इसको हम लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। अब इन तीनों विधियों में अगर हम देखें तो सर्वेक्षण विधि जिसके आधार पर हम सर्वे करते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, उसका एक तरह से सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ऐतिहासिक विधि में उसके इतिहास को देखते हैं कि घटनाएं कब कब कैसे घटी हैं, उसके आधार पर अनुसंधान कार्य होता है। प्रयोगात्मक विधि का प्राय होता है, जब इसके पहले हमने प्रयोगात्मक माने प्रयोगशाला प्रयोग का जो चैप्टर बताया है, जो वीडियो बनाया है, उसमें आप देखेंगे कि प्रयोगात्मक माने एक निश्चित स्थान पर जाकर के जब हम किसी एक भूभाग पर किसी विषय वस्तु को लेकर के जो प्रयोगशाला में निर्धारित टूल्स हैं उसके आधार पर जो कुछ मेथोडोलॉजी बनाई गई है, कार्य करते हैं, तो इसे हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो सर्वेक्षण विधि है इसके भी देखिए 1 2 3 4 भेद हो जाते हैं। इसमें क्या क्या है? पहला भेद है विवरणात्मक, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, विश्लेषणात्मक जिसे हम एनालिसिस के रूप में एनालिटिकल कहते हैं, और विद्यालय सर्वेक्षण, कभी कभी स्कूल सर्वे भी किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण माने सोशल सर्वे। कहने का प्राय है जो सर्वेक्षण विधि है यह सर्वेक्षण 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है विवरणात्मक रूप में, उसका हम विवरण प्रस्तुत करें, उसका वर्णन करें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी वैधानिकता को जांचें परखें और उसे व्याख्यायित करने का प्रयास करें। दूसरी जो समस्या होती है उस समस्या को समाधान के लिए विश्लेषणात्मक, अर्थात उसका हम विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी उसको अलग अलग भागों में तोड़ करके फिर उसे हम व्याख्यायित करते हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए पदों में विभाजित करके फिर उसे एक समग्र रूप में लेने का प्रयास करते हैं। फिर होता है विद्यालय सर्वेक्षण। विद्यालय सर्वेक्षण से प्राय है कि स्कूल में जाकर के सर्वे करना, तमाम प्रकार के परिषदीय विद्यालयों को लेकर के बातें होती हैं, वहां मिड डे मील की व्यवस्था चलती है, वहां पे तमाम प्रकार के निःशुल्क सामान वितरित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जो छात्रों का नामांकन है वह बहुत कम रहता है। जो कक्षा में उपस्थिति होनी चाहिए वह ना के बराबर जा रही। क्यों? इन तमाम चीजों को हम विद्यालय सर्वेक्षण विधि से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण यानी समाज से संबंधित अगर कोई समस्या है, हम समाज को उसका एक न्यायादर्श लेते हैं, चुनाव करते हैं, उसके आधार पर परिकल्पना बनाते हैं और उसमें से जो न्यायादर्श हमारा सैंपलिंग होता है उसका जो रिजल्ट आता है वह सब पर लागू किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण था समाज से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए, उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए, पता लगाने के लिए हम सामाजिक सर्वेक्षण था सोशल सर्वे करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सर्वेक्षण विधि या विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विद्यालय सर्वेक्षण और सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में 4 प्रकार की हो जाती है। फिर हम देखेंगे ये जो विश्लेषणात्मक विधि है यह भी प्रलेखीय आवृत्ति, प्रेक्षण सर्वेक्षण, मापनी सर्वेक्षण, आलोचनात्मक सर्वेक्षण और कारक विश्लेषण के भेद से यह 1 2 3 4 5 प्रकार की हो जाती है। यानी जो सर्वेक्षण विधि है यह मूल रूप से 4 प्रकार की होती है। तो विश्लेषणात्मक विधि जो इसके अंतर्गत है वह भी 6 प्रकार से विभाजित हो जाती है। अब इसमें कौन कौन सा है? प्रलेखी आवृत्ति। प्रलेखी आवृत्ति का प्राय होता है कि जहां पर हम डॉक्यूमेंट्री यानी किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन जो बनाते हैं
प्रलेखों का जो लेखन होता है उसके आधार पर जो कुछ हम शोध कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, समस्याओं से संबंधित खोजबीन करते हैं। प्रेक्षण सर्वेक्षण अर्थात जहां पर ऑब्जर्वेशन इत्यादि के रूप में हम काम को करते हैं। मापनीय सर्वेक्षण मेजरमेंट के आधार पर सांख्यिक के रूप में जब हम कार्य को करते हैं। आलोचनात्मक सर्वेक्षण जब किसी चीज की आलोचना करती होती है, दो व्यक्तियों के विचारों को, दर्शन के या उनके मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को हम देखना चाहते हैं, सामाजिक विचारधाराओं, राजनीतिक विचारधाराओं को, वहां पे आलोचनात्मक सर्वेक्षण। और कारक विश्लेषण जो मेन फैक्टर है उसको हम एनालिटिकल करके, एनालिसिस करके एक सर्वे के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसको एक समस्या के समाधान के लिए रास्ता दे सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो सर्वेक्षण विधि है वह विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विद्यालय सर्वेक्षण और सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में विभाजित होती है। इसमें जो विश्लेषणात्मक विधि है वह भी प्रलेखी आवृत्ति, प्रेक्षण सर्वेक्षण, मापनीय सर्वेक्षण, आलोचनात्मक सर्वेक्षण और कारक विश्लेषण के रूप में बट जाती है। अब हम देखेंगे कि जो ये विधियां हैं वास्तव में एक किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली एक शोधपरक विधियां मानी जाती हैं। लेकिन इसको बताया किसने है? जॉर्ज मुले ने बताया है। यानी जॉर्ज मुले के अनुसार जो अनुसंधान होता है वह मूल रूप से 3 प्रकार का होता है: सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और प्रयोगात्मक लेबोरेटरी मेथड। फिर ऐतिहासिक विधि जो है ये भी चेंज हो जाता है, इसमें ऐतिहासिक विधि, संवैधानिक विधि और प्रलेखी विधि आती है। अब आप ऐतिहासिक विधि को जब अलग से देखते हैं तो ऐतिहासिक विधि का प्राय हिस्टोरिकल, माने किसी भी चीज का जो बैकग्राउंड है, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उसका आज के इस समय में परिस्थिति में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वहां पर इतिहास को देखना पड़ता है। इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों को, स्रोतों को हम वहां पर लेते हैं और समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है संवैधानिक, माने कॉन्स्टिट्यूअल। तो कॉन्स्टिट्यूअल का मतलब होता है कि जो हमारे संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं उसके आधार पर जब हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करते हैं तो उस विधि को हम संवैधानिक विधि कहते हैं। प्रलेखी विधि का प्राय होता है डॉक्यूमेंट्री, यानी यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को, जो कुछ भी उससे संबंधित रिकॉर्ड है, जो कुछ लेख है, उस लेख की चीजों को, उस रिकॉर्ड की चीजों को संकलित आलेखों के आधार पर जब कार्य करते हैं तो उसे हम प्रलेखी विधि कहते हैं। एक प्रलेखी विधि में भी साधारण प्रारूप, माने अगर कोई मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी रूप में होता है, सामान्य रूप में होता है, तो उस प्रकार हम प्रारूप, एक अविकल्प प्रारूप बनाते हैं। दूसरा तब बहुचरी विश्लेषण, यानी अगर समस्याएं कुछ कठिन है तो हम मल्टीपुल के रूप में एनालिसिस करते हैं। तीसरा होता है वैयक्तिक अध्ययन, यानी समस्याएं और कुछ कठिनाई स्तर पर हैं तो हम व्यक्तिगत, माने केस स्टडी के रूप में ले लेते हैं। और भविष्य संबंधी कथन, यानी किसी कार्य को, किसी समस्या को समाधान करने के पश्चात उसका और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जिस समस्या संबंधित कार्य हो रहा है उसके और जो चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भविष्य संबंधी कथन करना, प्रेडिक्शन करना। तो यहाँ पर प्रलेखी जो विधि है ये भी 4 भागों में विभाजित हो जाती है। साधारण प्रायोगिक प्रारूप, अर्थात जो समस्या नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा कठिनाई स्तर पर ना हो, तब वहां पर साधारण प्रायोगिक प्रारूप का पालन किया जाता है, विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर समस्या में थोड़ा सा गहरा है, उसमें कई लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति पर कई प्रकार के जब हम चर उसमें लाते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुचरी विश्लेषण, यानी उसे मल्टीपुल या मल्टी वेरिएबल एनालिसिस के रूप में हम कार्य को करते हैं और समस्या का समाधान कर लेते हैं, माने जो हमारा न्यायाधीश होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैयक्तिक अध्ययन, इसमें जो चर होता है वह व्यक्तिगत होता है, वह व्यक्ति के ऊपर उससे संबंधित समस्याओं को जांचने के लिए प्रयास में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसे हम केस स्टडी अर्थात जीवन इतिहास की विधि में भी इसे हम मानते हैं। हम बच्चों के तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं, विद्यालय के आवागमन संबंधी समस्याएं हैं या उनके पलायन करने की समस्याएं हैं, हम तमाम प्रकार के मुद्दों पर वैयक्तिक अध्ययन करके ऐसे बालक जो विशिष्ट के रूप में हैं, जो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो हमेशा मारपीट करने वाले हैं, विवादित हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में भी उनका पता लगा सकते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और उसके आधार पर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भविष्य संबंधी कथन, यानी कभी कोई होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा इसका रिजल्ट ऐसा होगा, या अक्सर देखा जाता है प्रत्येक लोग, प्रत्येक परिवार में, चाहे वह पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इतना जरूर कहता है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तुम इस अच्छाइयों पर पहुंचोगे, ऐसा मैं कहता हूं। जो कुछ हुआ
कहता कि मैं कहता हूं ऐसा होगा, यही क्या है? भविष्य संबंधी कथन। अर्थात अच्छे कार्यों का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कार्यों का परिणाम बुरा होता है। एक भविष्य संबंधी कथन से संबंधित जो खोज परख चीजें की जाती हैं समस्याओं के समाधान के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? किस विधि से? भविष्य संबंधी कथन संबंधित हम रिस्पांस को लेकर के, उस प्रकार के न्याय दर्शनों को लेकर के परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप जो जॉर्ज मूले के अनुसार अनुसंधान की विधियों को देख रहे थे, वह आपने देखा सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और प्रयोगात्मक विधि। सर्वेक्षण विधि में विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विद्यालय सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में आया। फिर इसी सर्वेक्षण विधि में जो विश्लेषणात्मक विधि है, इसके अंदर प्रलेखी आवृत्ति, परीक्षण सर्वेक्षण, मापनी सर्वेक्षण, आलोचनात्मक सर्वेक्षण और कार्य विश्लेषण को देखा। फिर आपने जो ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रलेखी विधि थी, इसमें प्रलेखी विधि को भी 4 भागों में बांटा गया। साधारण प्रायोगिक रूप, बहुचरी विश्लेषण के रूप में और वैयक्तिक अध्ययन विधि के रूप में, भविष्य संबंधी कथन के रूप में हम इस विधियों को प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से इनका जो ये अध्ययन का क्षेत्र था उसको आपने देखा। लेकिन आप यहां देखेंगे जो प्रेक्षण विधि से संबंधित चीजें प्रलेखी विधि के अंतर्गत थी, यह जो भाग है यह वास्तव में डॉक्यूमेंट्री अर्थात आलेखों पर डिपेंड करता है, प्रलेखों पर, आलेखों पर डिपेंड करता है। इससे संबंधित जो कुछ भी हम लेखा विभाग इत्यादि से कार्य को लेते हैं, चाहे वह विद्यालय संबंधित, चाहे समाज से, चाहे राजनीति संबंधित, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जहां से भी कुछ हो, उसको हम डॉक्यूमेंट के आधार पर ही कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ चीजें होती घटना से संबंधित चरों, तथ्यों तथा संबंधों के आधार पर अनुसंधान को अपनाया जाता है। यानी घटना क्या है, उसके चर क्या है, उससे संबंधित तथ्य क्या है, उनका परस्पर संबंध क्या है, उन संबंधों को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके आधार पर 3 प्रकार की विधियां बनाई गई हैं, ऐतिहासिक, विवरणात्मक और प्रायोगिक। यानी अगर घटनाएं कुछ घट रही हैं तो उसमें कौन कौन से चर वेरिएबल्स हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं, उसमें कौन से ऐसे संबंध हैं जिनके आधार पर हमें शोध कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना है, किस विधि को अपनाना है। तो इससे जो संबंधित विधि होगी, या तो ऐतिहासिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या विवरणात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा प्रायोगिक विधि के द्वारा हम घटना संबंधित तथ्यों, आज के चरों, आज के आधार पर उसके संबंधों को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं। इस तरह से जो घटना संबंधित चर होते हैं, तथ्य होते हैं या संबंध होते हैं, उनके आधार पर जब अनुसंधान का भाग हम आगे बढ़ाते हैं तो 3 प्रकार से अनुसंधान की विधियों को अपनाया जा सकता है। पहली विधि होती है ऐतिहासिक विधि के रूप में, दूसरा विवरणात्मक विधि के रूप में और तीसरा होता है प्रायोगिक विधि के रूप में। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल अर्थात समस्याओं संबंधित जो कुछ ऐतिहासिक उसका भूभाग है, कार्य है, घटनाएं हैं, उसके जो उससे संबंध है, जो उससे तथ्य हैं, उन चीजों को एकत्र करते हैं, उनके बीच में हम रिलेशन को देते हैं, कोरिलेशन को देते हैं, सहसंबंधों को देखते हैं और उस विधि से हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है विवरणात्मक, जहां पर हम वर्णन करते हैं किसी चीज के तथ्यों को या चरों को एकत्र करके उसकी व्याख्या करते हैं, उसका एक तरह से डिस्क्रिप्शन में लेते हैं और हम समस्या का समाधान करने में सफल होते हैं। यहाँ पर लोगों के विचारों को भी हम ले सकते हैं, अब व्यक्तियों को देख सकते हैं, स्वयं के व्यक्ति देख सकते हैं, यानी घटना को विवरण के रूप में प्रस्तुत करना। तीसरा होता है प्रायोगिक, अर्थात उस घटना को या संबंधित चरों को हम प्रयोग के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में सिद्ध करें, अर्थात उसको जांचें, परखें और उसके आधार पर समस्या का समाधान करें। अब आता है वैज्ञानिक अनुसंधान, कुछ बताए गए हैं जिसमें कर्लिंगर के अनुसार एक वैज्ञानिक अनुसंधान को कैसे विभाजित किया जाता है, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम यहाँ पर कर्लिंगर के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान को देखते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान देखेंगे, यहाँ पर यह भी 4 प्रकार का बताया गया है, प्रयोगशाला प्रयोग, घटना स्थल प्रयोग, घटना स्थल अध्ययन और सर्वेक्षण। इसका प्राय है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है वह मुख्यतः कर्लिंगर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कर्लिंगर के अनुसार जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रयोगशाला प्रयोग, अर्थात जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पर, यानी किसी भी समस्या को हम एक प्रयोगशाला में उसको सॉल्व करने के लिए उससे संबंधित आंकड़ों को, टूल्स को ला करके उस पर परीक्षित करें, टेस्टिंग करें और उसका जो रिजल्ट आएगा वह लोगों के लिए मान्य होगा, क्योंकि उस पर निर्धारित आंकड़ों के आधार पर, नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर उसकी जांच और परख की जाती है, इसलिए उसके उत्तर में विश्वसनीयता होती है, लोगों के लिए वह मान्य होता है, उसे एक सामान्यकरण या नियमीकरण किया जाता है, सिद्धांतों का परिमार्जन किया जाता है।
दूसरा होता है घटना स्थल प्रयोग, अर्थात कभी कभी होता है कोई घटनाएं घट जाती हैं किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में हम क्षेत्र प्रयोग अर्थात जिसको हम कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में, यानी उस घटना स्थल पर जाया जाए, वहां जाकर के कुछ तथ्यों आंकड़ों को जुटाया जाए, उससे संबंधित चरों को जांचा जाए और अनुसंधान का कार्य किया जाए। तो ये जो फील्ड घटनास्थल अर्थात फील्ड से संबंधित जो कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें प्रयोगशाला विधि से हट करके ये भी प्रयोग ही है, लेकिन हम क्षेत्र में जाना पड़ता है और क्षेत्र में जाकर के हम उस घटना के स्थल को देखते हैं, उस क्षेत्र को देखते हैं, उस जगह को देखते हैं, उस फील्ड को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से कार्य को करना है, किन किन चरों को हम कैसे वहां पर प्रयुक्त करेंगे, और उसके आधार पर जो कुछ भी हमारा शोध कार्य होगा, अनुसंधान होगा, वह घटनास्थल प्रयोग या क्षेत्र प्रयोग के रूप में माना जाएगा। तीसरा जो प्रयोग की विधि होती है वह घटनास्थल अध्ययन अर्थात यहाँ पर क्षेत्र अध्ययन फील्ड स्टडी के रूप में, यानी जो कुछ घटना स्थल पर आखिर वहीं पर ऐसा क्यों होता है, ये चीजें वहां पर ऐसे क्यों घटित होती हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हाँ माहौल वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, वहां का बहुत गंदा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए हम उस घटना पर माने घटना स्थल पर जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, वहां जाकर के उसको परखते हैं और उसके आधार पर जो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अन्वेषण करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वह आपके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में माना जाता है। चौथा होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण से प्राय है कि अब यहाँ पर सर्वे करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान का ये भी एक प्रयोग होता है, भाग होता है। जैसे सर्वेक्षण का प्राय होता है सर्वे करना, यानी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि किस क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा बुद्धिलब्धि वाले होते हैं और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होती है, जैसे शहरी और नगरी या देहाती क्षेत्रों को लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें सर्वे करना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, कुछ उनके स्तर के बच्चों के स्तर के बुद्धि लब्धि से स्तर से संबंधित उनके रुचि से संबंधित प्रश्नों को बनाया जाता है और उसके आधार पर अनुसंधान किया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि वह बालक क्यों शहर में रहता है, बुद्धिलब्धि उसकी ज्यादा होती है, वह ज्यादा बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करता है, उसके रहन सहन खान पान बातचीत की सारी चीजें बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। एक देहात का गांव का रहने वाला वह क्यों आखिर लोगों से भिन्न है, उतनी उसको जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये सर्वेक्षण के द्वारा ही हम इन चीजों को जांच सकते हैं, ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो कर्लिंगर ने वैज्ञानिक अनुसंधान को 4 भागों में बांटा है, मैंने 4 प्रकार से उन्होंने बताया है कि अनुसंधान किया जा सकता है। प्रयोगशाला प्रयोग के द्वारा अर्थात किसी लेबोरेटरी में जाकर के उन समस्त प्रकार के तथ्यों को एकत्र करके, आंकड़ों को एकत्र करके, संग्रहित करके, परिकल्पना को जाकर वहां पे पुष्ट किया जाए। दूसरा होता है घटनास्थल प्रयोग के रूप में, अर्थात जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं कहां से संबंधित है, जिस स्थल से संबंधित है, जिस फील्ड से संबंधित है, उस क्षेत्र में जाकर के हम उसका प्रयोग करते हैं, अर्थात उस क्षेत्र का क्या मायने है, उसका क्या रिस्पांस है, उसकी क्या अनुक्रिया है, उससे संबंधित प्रयोग करना, अर्थात क्षेत्र में जाकर के क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उसके प्रयोग को मापना। तीसरा होता है घटनास्थल अध्ययन। अध्ययन का प्राय होता है उस स्थल पर जाकर के उसका अध्ययन करना। और चौथा होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण से प्राय होता है कि जो चीजें हमारे सामने समस्या के रूप में प्रस्तुत है उसका सर्वे किया, निरीक्षण किया जाए, यानी उसके विषय में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। तो ये सारी चीजें एक वैज्ञानिक विधि के रूप में होती हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है। अब चौथा जो इसका एक प्रकार बताया जा रहा है वह कौन सा है, एडवर्ड व क्रॉनबेक के अनुसार। क्रॉनबेक और एडवर्ड ने अनुसंधान को समस्या के स्वरूप के आधार पर विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? अगर अनुसंधान समस्या के स्वरूप पर बांटा जाए तो ये सर्वेक्षण विधि के रूप में, अनुपयुक्त के विधि के रूप में, प्रविधि के रूप में और सूक्ष्म के रूप में, यह 4 प्रकार का होता है। यानी सर्वेक्षण को अभी आपने देखा जिसमें सर्वे किया जाता है, अनुपयुक्त अप्लाइड व्यवहारिक रूप में जो चीजें आती हैं, प्रविधि जो कुछ टेक्निक लगाई जाती है, और सूक्ष्म माइक्रो के रूप में, अर्थात उसमें सूक्ष्मता गहनता को देखने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुसंधान की समस्या जैसी हो, अगर समस्या सर्वेक्षण के आधार पर हल होने वाली है हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक रूप में हल होने वाली है हम अनुपयुक्त या अप्लाइड विधि का प्रयोग करते हैं, और प्रविधि अगर उसमें तमाम प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करना है तो हम वहां पर टेक्निक का प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म अर्थात
अगर समस्या बहुत ही गहन है, उसमें बहुत बारीकी से उसको देखना है, उसकी समस्याएं तभी पकड़ में आएंगे, तभी समाधान कर पाएंगे। तो इस तरह से डायग्नोसिस करने के लिए हमें सूक्ष्म विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आपने देखा कि जो कुछ भी अनुसंधान की विधियां होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड, वह 4 प्रकार से यहाँ पे समझाया गया, 4 दृष्टिकोणों से समझाया गया। पहला दृष्टिकोण जो था वह जॉर्ज मूले का था, जो 3 प्रकार से अनुसंधान की विधियों को विभाजित किए। हम एक बार पुनः सरसरी निगाह से इन चारों विधियों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अनुसंधान की जो विधियां हैं जॉर्ज मूले के अनुसार, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और प्रयोगात्मक विधि। फिर सर्वेक्षण विधि को इन्होंने देखिए विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विद्यालय सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में बांटा। फिर विश्लेषणात्मक विधि को भी इन्होंने प्रलेखीय आवृत्ति, प्रेक्षण सर्वेक्षण, मापनी सर्वेक्षण, आलोचनात्मक सर्वेक्षण और कारक विश्लेषण के रूप में इसे बांटा गया, विभाजित किया। मैंने इस प्रकार से किसी विधि से हम विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इतनी विधियों को और लिया जा सकता है, कोई विधि एक साथ 2 या 3 भी ले सकते हैं। फिर आता है कि जो आपका प्रलेखी डॉक्यूमेंट्री मेथड है, यहाँ पर क्या होता है, इसको प्रायोगिक प्रारूप में, बहुचरी विश्लेषण के रूप में, या वैयक्तिक अध्ययन के रूप में, या भविष्य संबंधी कथन विधि के रूप में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात प्रलेखी विधि अगर है तो यहाँ पर हम साधारण प्रायोगिक या बहुचरी या वैयक्तिक या भविष्य संबंधी कथन से संबंधित विधियों का प्रयोग करके उन समस्याओं का पूर्ण समाधान कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि घटना संबंधित चरों, तथ्यों तथा संबंधियों के आधार पर अनुसंधान को 3 भागों में बांटा गया, ऐतिहासिक, विवरणात्मक और प्रायोगिक। इसी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान को करलिंगन ने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा? प्रयोगशाला प्रयोग, घटनास्थल प्रयोग, घटनास्थल अध्ययन और सर्वेक्षण। फिर हमने देखा कि एडवर्ड व क्रॉनबर्ग के अनुसार अनुसंधान को समस्या के स्वरूप के आधार पर विभाजित किया गया। ये कौन कौन सी विधियों के रूप में चलते हैं, वह विधि कौन कौन सी है? सर्वेक्षण विधि हो सकती है, अनुपयुक्त विधि हो सकती है, प्रविधि हो सकती है और सूक्ष्म विधि हो सकती है। तो जो विधियां जहां पर लागू हो, समस्या का स्वरूप जैसा हो, हम उस प्रकार से उन विधियों का प्रयोग करके किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं, उसमें सफलता ला सकते हैं। हम उसी के आधार पर हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं, उसी संबंधित हम सैंपलिंग कर सकते हैं, न्यायादर्श को बना सकते हैं, न्यायादर्शों से संबंधित हम आंकड़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जब हमारे पास अब आ जाते हैं तो जो टेक्निक होगी उस टेक्निक के आधार पर उसका परीक्षण किया जाए, उसका टेस्टिंग लिया जाए और उसके आधार पर जो रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसको देखें। अगर हमारा रिजल्ट सही आता है, समस्या का समाधान करने के लिए उपयुक्त होता है, तो ऐसी चीजों को, ऐसी सिद्धांतों को, ऐसे नियमों को जो उस शोध के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन विधियों को सार्वजनिक किया जाए, उसकी रिपोर्टिंग किया जाए और जो सिद्धांत या नियम के आधार पर हमने कार्य किया है उसका सामान्यीकरण भी करना आवश्यक होता है। तो समस्याओं को समाधान करना है, ये जीवन में हमेशा आती जाती हैं, लेकिन किन विधियों से करना है? तो आपके सामने 4 प्रकार की विधियों को दिया गया। इन चारों प्रकार के स्वरूपों के आधार पर जो विधियां बताई गई हैं, यही विधियों में से अगर हम किसी विधि को पकड़ लें तो हम प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। इसी तरह देखिए, तुलनात्मक विधि, समीक्षात्मक विधि, विवरणात्मक विधि, आलोचनात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि आदि विधियां आती हैं, जिसके आधार पर कहीं पर हम विवरण करते हैं, कहीं व्याख्या करते हैं, कहीं समीक्षा करते हैं, कहीं 2 चीजों की तुलना करते हैं, कभी उसकी आलोचना करते हैं, कभी ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये सब विधियां हैं, समस्या को समाधान करने के लिए तरीके हैं। जिस तरीके से हम कार्य को कर सकते हैं उस तरीकों को अपनाने में हमें कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका चयन हमें कर लेना चाहिए। लेकिन वह विधि जो हम प्रयोग में ला रहे हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राय होता है उसमें वैधता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। जब तक वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, शुद्धता इत्यादि नहीं होगी तब तक वह विधि सर्वमान्य नहीं हो सकती। इसलिए विधियों को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, जान लेना चाहिए और उनका प्रयोग कैसे करना है, उसका मूल अर्थ क्या है, इन समस्त चीजों को जब तक अनुसंधानकर्ता समझ नहीं पाता है तब तक वह समस्या का समुचित सम्यक समाधान करने में अपने को असमर्थ पाता है। तो यहाँ पर आपको एक सरसरी निगाह से, जिसे हम कहते हैं शाखीय ब्रांचियल जो मेथड होता है, उसके आधार पर बताया गया।
कुछ हमारे स्टूडेंट कहते हैं इसे रेखीय मैंने लाइनियर मेथड से पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे साखी और लाइनियर माने ब्रांचिंग और लाइनियर में अंतर क्या होता है, यानी जैसे यहाँ पर हमने एक ही चीज को कई शाखाओं में विभाजित किया, ये शाखाएं बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो गई, हमने एक एक करके एक आगे बढ़ना शुरू किया, यानी यहाँ पर छोटे ही एक रेखा चित्र से बहुत ज्यादा चीजों को समझाने का प्रयास कर लिया गया। लेकिन अगर इसी को हम जब रेखीय रूप में देखते हैं तो इससे अपराध होता है कि एक एक चीज को पहले समझाते हुए, उस पे प्रश्नों को पूछते हुए, उसका उत्तर देते हुए, रेनफोर्समेंट देते हुए, फीडबैक लेते हुए, हमें उसमें सुधार करने के लिए जो कुछ सुझाव देना दे तब आगे बढ़े। तो रेखीय और शाखीय अनुदेशन अधिगम का अंतर ही होता है, उसकी टीचिंग का जो फार्मूला ही होता है कि जब हम रेखीय विधि से पढ़ाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब उसी हम शाखीय उपक्रम में पढ़ाते हैं, अनुदेशन पढ़ाते हैं इंस्ट्रक्शन में, तब हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को लेकर के उसके समग्र रूप को एक साथ रेखा चित्रीय प्रदर्शन को ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में, सब पेड़ में कई शाखाएं होती हैं, पेड़ एक होता है लेकिन शाखाएं बहुत होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पेड़ एक है लेकिन शाखाएं उसकी फैली हुई है, इसे हम शाखी कहते हैं। और जब इसी चीज को हम केवल एक रेखा के रूप में, जैसे सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, केवल इतने लेकर के आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समझा लें, इस विधि के बारे में बताएं, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके सोपान कौन कौन से होते हैं, उसका हम परीक्षण कैसे करेंगे, उसका निष्कर्ष क्या होता है, इसको सिद्ध कर लें, इसके बाद फिर इसको उठाएं, इसकी पूरी व्यवस्था कर लें, सिद्धि कर लें, इसके बाद फिर प्रयोगात्मक विधि को इस तरह से एक एक करके हम उसको कंफर्म करते हैं, तब आगे जब बढ़ते हैं तो ये रेखीय उपक्रम होता है, वही रेखीय इंस्ट्रक्शन होता है, अधिगम की विधि होती है, अनुदेशन की विधि होती है। तो इस तरह से दोनों विधियों के यहाँ प्रयोग होता है। लेकिन अब तक हमने शाखी पढ़ाया, अब क्या करना है, जैसे सर्वेक्षण विधि क्या है, ऐतिहासिक विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है, प्रयोगशाला प्रयोग क्या होता है, घटनास्थल प्रयोग क्या है, घटनास्थल अध्ययन क्या है, सर्वेक्षण की विधि क्या है, इन समस्त चीजों पर एक एक करके इस पर हम पुनः आपको वीडियो देंगे, इस पर व्याख्यान देंगे, इन समस्त चीजों को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर एक समग्र रूप में देख रहे हैं इसकी चीजों को, वस्तुओं को, इसके जितने प्रकार हैं। अब इसी को हम एक एक करके, जैसे हमने इसके पहले प्रयोगशाला प्रयोग को बताया है, वहां पर आप देखेंगे इसके पहले का वीडियो क्रियात्मक अनुसंधान के पहले का प्रयोगशाला प्रयोग पर था। अब घटनास्थल प्रयोग क्या है, घटनास्थल अध्ययन क्या है, सर्वेक्षण अध्ययन क्या है, उसी तरह से प्रयोगात्मक विधि प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत ही है, ऐतिहासिक विधि क्या होती है, सर्वेक्षण विधि क्या होती है, संवैधानिक विधि क्या है, डॉक्यूमेंट्री प्रलेखी विधि क्या होती है, विवरणात्मक क्या होता है, आलोचनात्मक क्या होते हैं, सारी चीजों को हम आपको एक एक करके या एक के साथ दो दो विधियों को लेकर के बिल्कुल कंफर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आप अपने अनुसंधान कार्य में, शोध कार्य में इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त कर सकें। इस तरह से अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद इस वीडियो को अपने लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करें और अनुसंधान से संबंधित, तकनीकी संबंधित, मनोविज्ञान संबंधित या शिक्षण विषय वस्तुओं संबंधित किसी प्रकार के विषय वस्तु को प्राप्त करना हो तो बेल आइकॉन यानी जो घंटे का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं